नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आपके सामने हिंदी मीडियम में यानी हिंदी माध्यम में मैंने गलत बोल दिया, हिंदी माध्यम में जो है आपके सामने पहला एक क्लास जो है वो गणित का ले रहे हैं, मैथ्स का ले रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जैसा मैंने आपसे उस छोटे से ओरिएंटेशन में कहा था क्या कि हमें माहौल बनाना है, आसपास एक माहौल चाहिए होता है। यदि माहौल होता है तो चीज़ें अपने आप होती हैं। उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि सब चीज़ें होती माहौल की वजह से और कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हमारी वजह से हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं ये भी हम समझ चुके हैं कि माहौल की बहुत ज़रूरत है। आसपास यदि माहौल बढ़िया है तो हमसे भी वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। और उसका रीज़न कहीं ना कहीं माहौल होता है। उस माहौल को क्रेडिट तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ हमें भी मिलता है। और कहते हैं ना कई बार कि वो एक बहुत छोटा सा लाइन है, और वो लाइन क्या है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो वही माहौल जो है वो कर तो माहौल रहा है लेकिन नाम हमारा होता है। तो आज हम वही मैथ्स का माहौल बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत धीरे धीरे इस माहौल को इतना ज़बरदस्त बना देंगे कि चीज़ें हमारे साथ अपने आप चलने लगेगी। और ना सिर्फ चलने लगेगी, हम कहीं ना कहीं उस माहौल की वजह से हमारा नाम कमा रहे होंगे और वो चीज़ें हो रही होंगी। जी हाँ मेरे बच्चे, हम आज मैथ्स का माहौल बनाना शुरू करते हैं। और बेसिक मैथ्स जो है उस बेसिक मैथ्स को हम यहाँ शुरू करते हैं हिंदी मीडियम में। और उसका छोटा सा सेक्शन आज हम यहाँ पर आपके सामने लेके आए हैं, सिर्फ और सिर्फ वही माहौल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं बेसिक मैथ्स में आज सबसे पहले अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरी हिंदी जो है बढ़िया है लेकिन राइटिंग बहुत ख़राब है। हिंदी बढ़िया है, राइटिंग ख़राब है। और हिंदी जैसा मैंने कहा कि मुझे भी काफ़ी समय हो गया है पढ़ते हुए, तो ना पढ़े हुए, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना है। कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ इतना सा है कि भैया जो मेरी राइटिंग है ना, जो मेरा लिखना हैंड राइटिंग है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याओं की यदि हम बात करें तो अभाज्य संख्याएं हम लेते हैं। अभाज्य संख्याओं में मेरे बच्चे यहाँ पर अब हमें क्या करना है, आप सबको पता है अभाज्य संख्या जैसे कि आप प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। प्राइम नंबर्स होते क्या हैं या अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, इसकी परिभाषा आप सबको पता होगी। निश्चित है, मैं मानता हूँ कि सबको परिभाषा पता है। क्या परिभाषा है, एक बात देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है, ओरिएंटेशन के वक्त भी कर, अभी फिर मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं कहूँगा कि माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। तो हमें जब भी पढ़ना है, चाहे हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेक्चर वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, क्लास में नहीं है, क्लास में होता है तो माहौल अपने आप ही होता है। लेकिन जब हम क्लास में नहीं हैं, अकेले किसी कमरे में वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, तो फिर भी आपको क्या करना है, माहौल बना के रखना है, क्योंकि माहौल से ही चीज़ें होती हैं। तो माहौल कैसे बना के रखना है मेरे बच्चे, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था और अभी फिर कह रहा हूं कि जब आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो बाकायदा आप ऐसा कैसे माहौल बनाएंगे। माहौल बनाएंगे बिल्कुल आप आराम से पलंग पे तकिया लगाएंगे, तकिया लगा के जो है वीडियो मोबाइल में ऑन करेंगे, लेट जाएंगे, तकिए के सहारे से वीडियो देखते रहेंगे, माहौल बन जाएगा माहौल। लेकिन किसका, मैथ्स का यानी गणित का नहीं बनेगा। किसका बनेगा, आपको पता है, सोने का। सो जाओगे थोड़ी देर में। माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। तो भैया यहाँ माहौल हमें बनाना है कैसा मेरे बच्चे, माहौल बनाना है मैथ्स पढ़ने का, गणित पढ़ने का माहौल बनाना है। उसको कैसे है, और गणित क्या है, गणित पेपर पेन का खेल है, ये ध्यान रखना है। तो जब भी हम वीडियो लेक्चर देख रहे हो, बाकायदा टेबल कुर्सी पर बैठना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है टेबल कुर्सी पे, सर ने कहा था टेबल पे बैठना है तो टेबल पे बैठ के कुर्सी पे लिखा, नहीं, कुर्सी पे बैठना है, टेबल पे जो है नोटबुक रखनी है, हाँ पेपर पेन हाथ में होना चाहिए। आप चीज़ों को लिखें, क्योंकि आपको पता है मैथ्स के अंदर यानी गणित के अंदर जो है आपको लिखने का काम बहुत सारा करना होता है। तो वो लिखने का काम जब तक हम नहीं करेंगे ना मेरे बच्चे, माहौल नहीं बनेगा। ठीक है, मैथ्स का माहौल ही नहीं बनेगा, और मैथ्स का माहौल नहीं बनेगा तो आउटपुट तो आएगा ही नहीं, ये आपको पता है। तो ये ध्यान रखना है, माहौल बनाना है अपने उस कमरे में भी। और कमरे में भी माहौल कैसे बनाना है, पेपर पेन लेके बैठना है, टेबल चेयर पे बैठना है, और साथ ही साथ जो है यदि कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसको आपको अपने से खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करनी है। होता है नहीं होता है ये मैटर नहीं करता है,
हो जाएगा, लेकिन हो सकता है शुरू में ना हो, धीरे धीरे चीज़ें बदलती जाएंगी, लेकिन उसके लिए हमें चीज़ों को बदलने के लिए उसके हिसाब से माहौल तो बनाना ही पड़ेगा। बार बार माहौल बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए इस माहौल का बड़ा खेल है। और मेरे बच्चे, ये अब हम कैसे करेंगे कि पेपर पेन लेके बैठेंगे, जैसा कहा क्वेश्चन दिया सर ने, मैंने दिया क्वेश्चन, तो आपको करना है, करने के बाद उसका जवाब आपको बोलना है। यदि आपका आता है, आपका जो भी आ जाए, ये आ गया सर हमारा, तो अब मैं सुन रहा हूँ नहीं सुन रहा हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप तो ये मान के चलो कि आप मेरे साथ क्लास में बैठे हैं, 3 फीट की दूरी पे मैं खड़ा हूँ और आप बोर्ड के पास में, और आपको पढ़ा रहा हूँ। आपकी और मेरी आंखें बिल्कुल जो है एक दूसरे को देखते हुए पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं। तो ये ध्यान रखना है, वो माहौल ही सारी चीज़ें क्रिएट करेगा। तो हमें वहाँ जवाब भी देना है बंद कमरे में, कुछ पूछा जाए तो उसका जवाब भी देना है, कुछ ना पूछा जाए हमें आता है तो भी उछल उछल के जवाब देना है। यही तो वो एनर्जी आएगी, यही तो माहौल क्रिएट होगा। तो ध्यान रखना है। अभाज्य संख्याएं जिसकी हम बात कर रहे हैं, परिभाषा फटाफट से बोल दीजिए। बिल्कुल आप में से मैक्सिमम लोगों ने बोल दी है क्या कि सर ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है जो सिर्फ खुद से और एक से विभाजित हो, जो सिर्फ खुद से और एक से विभाजित हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जी हां, आप में से मैक्सिमम लोगों का ये डेफिनेशन जो है या ये परिभाषा जो है गलत है। याद है मैक्सिमम लोगों को, लेकिन ये गलत है। ये बिल्कुल सटीक परिभाषा, एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है मेरे बच्चे? उसका एक चीज ध्यान रखना है कि आप जो परिभाषा दे रहे हैं कि हर वो नंबर अभाज्य संख्या है, हर वो संख्या अभाज्य संख्या है जो खुद से और एक से विभाजित हो, तो मेरे बच्चे एक भी तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आपकी इस परिभाषा को संतुष्ट तो ये भी कर रहा है, एक भी कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन क्या एक अभाज्य संख्या है? नहीं, ये आप सबको पता है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहां आप सबको जब ये पता है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, पहली अभाज्य संख्या 2 है, तो फिर इसका मतलब हमारी जो परिभाषा है उसमें कहीं ना कहीं कोई लोचा है। क्यों? क्योंकि हमारी परिभाषा तो एक के द्वारा भी संतुष्ट की जा रही है, तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्लियर है कि परिभाषा में थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। परिभाषा क्या है? कि परिभाषा ये है कि हर वो नंबर जो कि एक और खुद से दोनों से विभाजित हो, लेकिन ये दोनों जो हैं वो अलग अलग नंबर हों। और सटीक भाषा में कहें तो इसकी परिभाषा ये है कि कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अभाज्य संख्या उस केस में कहलाती है जबकि उसके एग्जैक्टली यानी निश्चित है सिर्फ और सिर्फ दो अलग अलग, निश्चित है सिर्फ और सिर्फ दो अलग अलग यानी डिस्टिंक्ट फैक्टर्स यानी गुणज हों। ठीक है, फैक्टर्स यानी गुणज हों। तो ये ध्यान रखना है कि हर वो संख्या को, उस संख्या को अभाज्य संख्या बोला जाएगा जिसके एग्जैक्टली दो अलग अलग गुणज हों, यानी जिसके दो अलग अलग क्या हों? डिवाइजर हों। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब दो अलग अलग की बात की जा रही है, तो दो अलग अलग यानी दो अलग अलग नंबर से, एग्जैक्टली दो अलग अलग नंबर से विभाजित होना चाहिए। वो दोनों नंबर अलग अलग होने चाहिए, सिर्फ दो होने चाहिए, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। तो अब यदि हम बात करें तो एक जो है वो हमारी इस परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है कि हर उस संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाएगा जिसके जो कि दो अलग अलग नंबर से विभाजित हो और एग्जैक्टली दो अलग अलग नंबर से विभाजित हो। तो हमें पता है दो अलग अलग नंबर नहीं है, एक के लिए वो नंबर खुद भी एक ही है और एक तो एक है ही सही। इसका मतलब क्लियर है कि अब हम यहां पर सही परिभाषा दे सकते हैं। तो सही परिभाषा क्या है कि हर उस संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाएगा जो एग्जैक्टली यानी निश्चित है दो संख्याओं से विभाजित हो और सिर्फ दो संख्याओं से विभाजित हो और वो दोनों संख्याएं अलग अलग हों। और वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी? एक तो नंबर खुद होगा और एक होगा। एक हमारी इस परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। दो जो है वो पहली ऐसी संख्या है जो हमारी इस परिभाषा को संतुष्ट करता है, इसलिए पहला प्राइम नंबर यानी पहली अभाज्य संख्या जो है वो कौन सी है? दो है। तो यहां पे ध्यान रखना है, प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या की यदि हम बात करें तो वो आती है दो।
और अब अभाज्य संख्या की परिभाषा भी हमें पता हो गई कि हर उस संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ दो अलग अलग नंबर से विभाजित हो, और वो दोनों नंबर कौन होने चाहिए? एक तो 1 होना चाहिए यानी 1 होना चाहिए, और एक वो नंबर वो संख्या खुद होनी चाहिए। तो जी हाँ, अब हमारे पास परिभाषा भी है और हमें उस परिभाषा से ये भी समझ में आ गया कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। यानी कोई भी नंबर जिसके कि यदि हम कहें कि एग्जैक्टली दो अलग अलग फैक्टर हैं, यानी दो अलग अलग नंबर से विभाजित की जा सकती है, तो अभाज्य संख्या है। 2 से कम है या 2 से ज़्यादा है तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब हमें पता हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पे अभाज्य संख्या के लिए अब हमें समझ में आ गया कि इसके एक तरह से यदि मैं आपसे कहूँ मेरे बच्चे कि x कोई अभाज्य संख्या है, x कोई अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे पहली चीज ध्यान रखना है कि ये जो x है ये एक प्राकृत संख्या होगी, नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? प्राकृत संख्या होगी, यानी सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल नंबर होगा। यानी किसी भी अभाज्य संख्या, किसी भी प्राइम नंबर के लिए ध्यान रखना है कि उसका नेचुरल नंबर होना यानी प्राकृत संख्या होना सबसे पहली जरूरत है। उसके बाद आपको समझ में आ गया, उसके बाद उसके दो अलग अलग नंबर ऐसे होने चाहिए जिससे कि वो विभाजित की जा सके, और ऐसे दो अलग अलग नंबर जो हैं वो कौन कौन से होंगे? वो नंबर 1 होगा और वो नंबर खुद होगा। इन सब के बाद हमें पहले ये भी पता चल गया है कि अभाज्य संख्या पहली 2 है। अब यदि हम बात करें कि x यदि कोई अभाज्य संख्या है तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 into x, 1 गुना x। यानी अब आप देखो ये सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से लिखा जा सके, ओनली दिस, यानी सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से लिख सकें आप, सिर्फ इसी तरह से लिखा जा सके। यदि आप किसी x को सिर्फ इसी तरह से लिख सकते हो, उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर आपको समझ जाना है कि यहां पर यह संख्या अभाज्य संख्या होगी। और उसमें भी एक कंडीशन, क्या? कि x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब हमें दिख रहा है कि हमारा ये x दो संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, एक तो 1 से और एक x से, और दोनों अलग अलग हैं। तो फिर इस x को हम क्या बोलने वाले हैं? अभाज्य संख्या बोलने वाले हैं। और पहली अभाज्य संख्या अब हमारे पास 2 आ गई। ये हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ गया समझ में। अब मेरे बच्चे ये जो मैंने लिखा है ना, ये बड़ा मजेदार है। अच्छा, अभाज्य संख्याओं के उदाहरण की बात की जाए तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप बता देंगे सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसी तरह से 11 है, 13 है, इसी तरह से नहीं बात करें 17 है, 19 है। ये बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। अब मेरे बच्चे जो अभाज्य संख्या, अब आप कहोगे कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो हमें आता है। फिर वही बात कि जो आपको आता है ना बच्चे, वो सिर्फ आपको आता है। यदि हम बात करें कि आईआईटी एग्जाम की बात करें तो आईआईटी एग्जाम के हिसाब से छोटी छोटी चीजें जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं कि इस पर भी कुछ हो सकता है क्या, इस पर भी आईआईटी कभी कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकता है क्या, आप सोच ही नहीं सकते। आप यही सोचोगे अभाज्य संख्या यानी इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए बस। हमें ज्यादा से ज्यादा क्या पता होना चाहिए कि यदि नंबर दे दिया जाए तो हम बता दें कि वो अभाज्य संख्या है या नहीं है। या ज्यादा से ज्यादा कोई क्या कह सकता है कि भैया कभी ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में कह दे कि पहली 10 संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है, ये बता दें। नहीं मेरे बच्चे, अभाज्य संख्या पर जेईई में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते। हमें छोटी छोटी चीज़ों से ही माहौल क्रिएट करना है। क्या बनाना है? माहौल बनाना है, क्योंकि उस माहौल से ही तो हम हमारा आईआईटी का एग्जाम क्रैक करने वाले हैं, है या नहीं है? तो वो माहौल कैसे बनेगा? छोटी छोटी चीज़ों में भी आईआईटी को एंजॉय करें, आईआईटी के मजे लें। हम आईआईटी हमारे मजे नहीं लेना चाहिए, ये ध्यान रखें। हमें कैसे तैयार होना है? हमें तैयार होना है कि आईआईटी के हम मजे लें, आईआईटी हमारे मजे ना ले। तो अब हमें मजे लेने हैं तो क्या करना होगा? छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक बहुत आसान से इस कॉन्सेप्ट पर जो हमने अभाज्य संख्या की परिभाषा देख ली, इस परिभाषा पर मैं एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हम जो यहाँ पर पहला उदाहरण लेते हैं बच्चे, ठीक है, एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, जैसा भी आप कहें, समझदार, आप सब समझदार हैं तो उदाहरण लेते हैं। अब पहला उदाहरण जो यदि हम देखें तो पहला उदाहरण हमारा क्या है? देखिए मैं आपको बोल चुका हूं कि मुझे हिंदी लिखे हुए बच्चे बहुत समय हो गया है, ठीक है, तो इसलिए आप हिंदी सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं इसमें ना जाएं, मेरी हैंड राइटिंग कैसी है उस पर ना जाओ, बस आप जो है
भावनाओं को समझ लो, ठीक है। तो चलिए उदाहरण बचे, पहला उदाहरण जो है ये है कि आप हमें x की वैल्यू बताएं, और x की भी कौन सी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। x क्या है, इंटीजर है। इंटीजर तो आपको समझ में आता है, ये पूर्णांक। तो यहां पर x एक पूर्णांक है और हमें x की पूर्णांक वाली वैल्यू बतानी है, जबकि हमें क्या दिया हुआ है कि जबकि x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहां ये कह रहा है कि भैया x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक अभाज्य संख्या है, तो ऐसा होने के लिए x के जो भी पूर्णांक मान हो सकते हैं वो हम निकालें। ये हमें दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है तो कैसे करेंगे? जी हाँ, आप में से काफी लोगों ने जो है शुरू कर दिया है। क्या कहा था? माहौल से काम करना है। माहौल से कैसे कि यदि मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं तो हमें तुरंत वीडियो को पॉज कर देना है, रोक देना है, और क्या करना है, कब फिर हम उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। खाली है ऊपर से कोई दिक्कत नहीं, भर जाएगा। खाली तो बहुत आसान होता है, उसमें भरना तो बहुत आसान होता है, फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन हो ना हो, ये कभी भी आप इससे परेशान मत हो। आपसे नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि जब क्वेश्चन नहीं होता है ना, तब ज्यादा एंजॉय करना चाहिए, तब ज्यादा मजा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ है और अब ये क्वेश्चन मुझे सर बताने वाले हैं, तो इसका मतलब क्लियर है मैंने नई चीज सीखी है, मैंने वो चीज सीखी है जो मुझे नहीं आती थी, मुझसे नहीं होती थी। और यदि मुझसे हो गया तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हमने कुछ नया सीखा ही नहीं, वो तो आपको पहले से आता था। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ना बने तो उससे खुश होना है। खुश होना है कि अब हमें कुछ नया मिलने वाला, नया सीखने वाले हैं, क्योंकि सीखने से ही तो हम आगे बढ़ेंगे, और सीखने से ही क्या होगा, माहौल बनेगा। चलिए हाँ जी, अब मेरे बच्चे यहां पर हम बात करते हैं कि ये x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और ऐसा होने के लिए x की जो पूर्णांक वैल्यूज हैं, पूर्णांक मान है, वो हमें बताने हैं कौन कौन से पूर्णांक मानों के लिए जो है ये एक अभाज्य संख्या हो सकती है। तो देखो मेरे बच्चे, यहां पर बड़ा ही मजेदार है, हमने ये जो डेफिनेशन लिख दिया ना, मैंने आपको इस परिभाषा को एक बहुत अलग अंदाज में, क्या समीकरण के अंदाज में, मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदाज में लिख दिया। और मैथ्स में तो आपको पता है समीकरण है, जब तक पेन नहीं चलाओगे मजा नहीं आएगा, चीजें सीखेंगे नहीं। तो अब ये जो छोटी सी चीज जिसकी परिभाषा आपको याद थी, मैंने थोड़ा सा उसको और अप्रोप्रिएट कर दिया, थोड़ा सा और सटीक कर दिया। तो यहां पर अब देखिए, अब उस सटीक डेफिनेशन को, उस परिभाषा को हमने एक समीकरण के फॉर्म में लिख दिया। अब समीकरण जो है वो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करती है, बड़े मजेदार तरीके से। हम ये समझ चुके हैं कि यदि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है तो उसको आप ऐसे दो फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे दो फैक्टर की तरह लिख सकते हो, यानी दो नंबर के गुणा की फॉर्म में लिख सकते हो। तो फिर ये भी ध्यान रखना है उन दोनों नंबर में कौन कौन से नंबर होंगे, एक तो एक होगा और एक वो नंबर खुद होगा, और ये नंबर और एक समान नहीं होने चाहिए, x एक के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अभाज्य संख्या की जब परिभाषा ही यही है, और हमें तो हर चीज जो है कॉन्सेप्ट से ही सीखनी है। देखिए मैथ्स जो है, यदि आपके दिमाग में ये है कि मैथ्स जो है एक फार्मूला बेस्ड सब्जेक्ट है, सूत्रों पर आधारित विषय है, तो मेरे बच्चे आईआईटी में ऐसा नहीं होता है। आईआईटी में मैथ्स सूत्रों पर आधारित यानी फार्मूला बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है। यदि हमने इसको उसी अंदाज में पढ़ा जिस अंदाज में अब तक हम गणित पढ़ते आए हैं, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। हम गणित को एंजॉय, हम गणित को क्या करें, इंटरेस्टिंग बनाएं। इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, इसको एंजॉय करें। एंजॉय कैसे करें कि इसकी छोटी छोटी चीजें जो है ना, जहां से वो सारे सूत्र या फॉर्मूले निकल के आए हैं। ध्यान रखना है, कभी भी किसी सूत्र पर आप जो है, किसी भी फॉर्मूले पर फोकस नहीं करें। आप फोकस करें कि आखिर ये जो फॉर्मूला आया है ना, इसके पर्दे के पीछे क्या चला। पर्दे के पीछे की जानकारी यदि हमें है ना, तो हम सब चीज़ें फोड़ देंगे, ध्यान रखिएगा। तो हमें हमेशा हर फॉर्मूले में कि भैया ये आया कहाँ से है, आप तो हमें ये जानकारी दो। ये जानकारी यदि आपको मिल गई तो उस फॉर्मूले की जो पीछे वाला जो एल्गोरिथम है ना, जो पर्दे के पीछे क्रियाक्रम चला है, कार्यक्रम चला है ना, यदि उस कार्यक्रम में कोई छेड़छाड़ करेगा ना, तो फिर हम पकड़ लेंगे कि अच्छा यहाँ खेल रहे हो, हम पकड़ लिए हैं, और हम पकड़ लिए हैं तो अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब हम फॉर्मूला बना लेंगे उसी हिसाब से। तो यहाँ पर ऐसा ही है। देखो ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है अभाज्य संख्या की एक परिभाषा पर इतना जबरदस्त सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है उसको सीखिएगा। उसको मेरे बच्चे ये कि जो x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि कोई एक अभाज्य संख्या है तो इसके ऐसे दो गुणज होंगे।
और ऐसे दो गुणज होंगे तो होगा क्या, उनमें से एक तो एक होगा और एक वो नंबर खुद होगा। अब मेरे बच्चे यहां पर मैं क्या करूंगा कि मैंने मान लिया कि ये एक अभाज्य संख्या है और वो अभाज्य संख्या p है। p मान लीजिए कि ये एक प्राइम नंबर है p। तो इसका मतलब ये कैसे लिखा जा सकता है, ये ऐसे ही तो लिखा जा सकता है ना, ये तो लिखा हमने कि यदि ये p एक अभाज्य संख्या है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 गुना p के फॉर्म में, लिख दिया। अब 1 गुना p के फॉर्म में, इसका मतलब क्लियर है कि जनाब इसके दो फैक्टर्स करने हैं हमें। अब इसके दो फैक्टर्स करने हैं तो दिमाग में तो आता है कि सर ने कहा था कि भैया 1 और वो प्राइम नंबर खुद लिख देंगे, तो आप ऐसा लिख देंगे 1 इंटू दिस। नहीं, अब ऐसे नहीं करना है। अब कैसे करना है उसको समझिएगा। मैं इसके दो फैक्टर्स बनाऊंगा, यानी इसके दो गुणांक, दो गुणज निकालूंगा। कैसे निकालूंगा गुणज, तो देखिएगा आप, देखिए x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मेरे लाल क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिएगा कि हम इसको x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। मैंने एक्स स्क्वायर क्या किया, ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करने से जो मुझे यहां पर फायदा दिख रहा है उस फायदे को गौर करो मेरे बच्चे। ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना, यानी ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये तो बड़ा मजेदार हो गया कि ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब मेरे बच्चे इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, लिख सकते हैं, ऐसा हो गया। अब फायदा क्या हुआ, हमारा एम ये था कि इसके हम दो फैक्टर्स करें और वो दो फैक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और एक ये अभाज्य संख्या खुद होनी चाहिए। तो हमने इसको फैक्टराइज किया और इसके फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाया और इसको ऐसे फैक्टराइज कर दिया। अब हमें समझ में आया कि इसके जो दो गुणज हो गए वो हो गए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बन गया। अब किसी के दिमाग में आएगा कि सर ये हमें कैसे, हमें क्या सपना थोड़ी आएगा कि ऐसे करना है। जी हाँ, आपको सपना नहीं आएगा, सपना तो आना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि सोना थोड़ी है हमें, ठीक, सोएंगे तभी तो सपना आएगा। हमें तो यहाँ पे क्या करना है, सीखना है, दिमाग लगाना है। बहुत छोटा सा दिमाग लगाया है मैंने यहाँ पर, क्या कि मैंने इसको देखा ए स्क्वायर की तरह और इसको देखा बी स्क्वायर की तरह, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। यदि इन दोनों के साथ इनका भाई आ जाए 2ab, इन दोनों के साथ इनका भाई आ जाए प्लस 2ab या माइनस 2ab, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? तो हमने क्या किया, इसे ए स्क्वायर लिया, इसे बी स्क्वायर लिया। ए स्क्वायर का मतलब ए क्या लिया, एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब बी क्या लिया, 1। तो फिर मैंने यहां पर वही किया कि 2ab ऐड कर दिया। कैसे, 2a और b कितना, 1। तो यहां से मैंने क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 2ab जो इसका भाई गायब था मैंने वो यहां इसके बगल में बैठा दिया। अब ये दोनों भाई मिलके जो है इन्होंने पूरी फैमिली बना ली कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गए। और क्योंकि हमने यहां पर 2x स्क्वायर लिखा 2ab के लिए, जबकि था क्या, सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, एक एक्स स्क्वायर और इसमें जोड़ा ना, तो हमने जोड़ा तो उसे घटा भी दिया, माइनस भी कर दिया ताकि बैलेंस रहे। ऐसा करने से आपके पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ गया, फैक्टराइज हो गया। अब यदि फैक्टराइज हो गया तो हमने इसके फैक्टर्स लिख लिए और फैक्टर्स लिखने के बाद मेरे बच्चे मैंने यहां पर जो डेफिनेशन थी अभाज्य संख्या की, जो परिभाषा हमने सीखी थी, उस परिभाषा का लॉजिक लगा दिया। उसका क्या लॉजिक था कि P जो है वो दो ही गुणज के रूप में फैक्टराइज किया जा सकता है और उसमें एक गुणज तो वो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। तो इसका मतलब P को हम 1 इंटू P ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्लियर है कि अच्छा ये P है तो फिर ये 1 इंटू P होगा। अब 1 इंटू P होगा तो इसमें से कौन सा 1 है, कौन सा P है। बस दो केस बन गए, पकड़ लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। जो फटाफट से पकड़ लिए हैं इसका मतलब दिमाग चल रहा है, माहौल बन रहा है नहीं बन रहा है। आपने कहा कि अच्छा सर हाँ अब तो आ गया समझ में कि ये 1 इंटू P है, इसका मतलब एक बार इसको 1 लेना है, इसको P लेना है, और एक बार इसका उल्टा कर देना है, इसको 1 लेना है, इसको P लेना है। बिल्कुल सही जी। तो अब हम मेरे बच्चे पहला केस लेते हैं, कौन सा, ये येलो वाला केस। कौन सा, कि इसे हमने 1 ले लिया और इसे
p ले लिया। अब p तो पता ही नहीं है क्या है, नहीं पता ना, ये तो अननोन है, ये तो अनजान है, इससे तो हमें हाँ बिल्कुल अनजान है इससे, तो हम क्या करेंगे, ये पता है हमें, ये क्या पता है, ये एक है, तो इसी के मजे लेते हैं। इसके कैसे मजे लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हमने 1 लिख लिया। अब जैसे इसको 1 लिखा, एक द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये 1 हो गया कैंसिल, और आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 आ गया जी, और ये हो गया मेरे लाल क्या, x गुना x प्लस 1 हो गया जी। हाँ, यहां से क्या मिल गया, x के 2 पूर्णांक मान मिल गए, कौन कौन से, 0 और -1 मिल गए, नहीं मिल गए, कि भैया जैसे ही हमने यहां पर इसको हाँ हल किया, इसको सॉल्व किया, x की एक वैल्यू आ गई 0, एक आ गई -1। अब क्या ये दोनों वैल्यू काम की हैं, क्योंकि हमें तो बोला है कि हमें क्या चाहिए, पूर्णांक मान चाहिए x के, तो दोनों पूर्णांक हैं, दोनों वैलिड हैं क्या, नहीं, दोनों, अभी हमने सिर्फ क्या किया है, अभी हमने इन दोनों भाई में से एक भाई को 1 बनाया है, भैया दूसरा भाई अभाज्य संख्या है या नहीं है, ये भी तो चेक कर लें। तो चलिए x यदि हम 0 लेते हैं, तो x 0 में आप सबको पता है कि यदि मैं एक्स स्क्वायर, ये जो बगल में रखा हुआ है ना ये वाला भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको x इक्वल्स टू 0 पे देखूं, तो x 0 पर ये 1 बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है। x माइनस 1 पर ये जनाब क्या बन रहे हैं, देखिए x माइनस 1 पर ये 3 बन रहा है। 1 और 3 में कौन है अभाज्य संख्या, 1 है क्या, नहीं, ये तो हमें पता है 1 अभाज्य संख्या नहीं है, हमारी तो पहली अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। इसका मतलब क्लियर है कि ये जो है x यदि 0 हो जाता है तो ये तो 1 हो जाता है, लेकिन ये भी 1 हो जाता है। 2 अलग अलग गुणज जो चाहिए वो वाला हमारा परिभाषा यहाँ पे नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि 0 हमारे काम का नहीं है, क्या करें, उड़ा दें, काम का जो नहीं है, कचरा है, तुरंत जो है फेंक दो, नेगेटिव एनर्जी आएगी, वरना यहाँ -1 रखा, हमें 3 मिल गया, यानी पहला x का पूर्णांक मान जो हमारे काम का है वो क्या है मेरे लाला, यहाँ पे -1 है या नहीं है। चलिए जी, ये हो गया। अब क्या बारी है, अब किसकी बारी है, कि अब बारी है कि इन जनाब को 1 ले लेते हैं और इनको मान लेते हैं कि ये कोई p है, यही तो है, एक 1 और एक p, कौन 1 कौन p, तो भैया दोनों को नाराज नहीं करना है, एक बार दोनों को 1 लेना है, एक बार दोनों को p लेना है। तो अब हमने पहले इसको 1 इसको p लिया, तो अब इसकी बारी है कि इसको 1 इसको p लेते हैं। तो लीजिए मेरे बच्चे, दूसरे केस में हम इस छोटे वाले भाई को यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को 1 मान लिए, फिर क्या हुआ, ये 1 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, माहौल बन गया, क्या माहौल बन गया कि द्विघात समीकरण, वो भी बड़ी आसान, यहां से x की 2 वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, 0 और प्लस में 1। अब फिर वही, फिर चेक करेंगे कौन सी काम की है कौन सी काम की नहीं है, क्योंकि है तो दोनों की दोनों पूर्णांक। तो इनमें से अब हमें चेक करना है कि भैया 0 यदि है तो फिर हम अब किसको चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बड़े भाई को चेक करेंगे। बड़ा भाई कहता है कि भैया 0 पर मेरी वैल्यू जो है, मेरा मान जो है वो 1 आ जाता है, और 1 तो अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब यहां से भी 0 हमारे लिए कचरा है, फेंक दो, ठीक है। इसी तरह से फिर यहां पर मेरे बच्चे जब हम x को 1 रखते हैं तो फिर ये बड़ा भाई क्या बन जा रहा है, 3 बन जा रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है 3। अब 3 बन रहा है तो इसका मतलब ये भी हमारे काम का है। लीजिए आ गया आंसर। अब बच्चे आपने देखा कि अभाज्य संख्या की एक साधारण सी परिभाषा जो आपको पता थी, उस परिभाषा पर भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने एक बहुत छोटा सा बहुत लॉजिकल क्वेश्चन उस पर बना दिया, और उस उदाहरण को जो हमने सॉल्व किया तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। अब तक हम अभाज्य संख्या की सिर्फ परिभाषा याद किए हुए थे, हमने देखा कि नहीं, इस परिभाषा पर भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता। कोई फॉर्मूला नहीं था ना, कोई फॉर्मूला, आपने ऐसा फॉर्मूला थोड़ी कभी याद किया था, कभी अभाज्य संख्या के लिए कोई ये फॉर्मूला थोड़ी बताया गया आपको, ये थोड़ी आपने याद किया, नहीं, ये तो बताया भी नहीं गया, बताने की जरूरत भी नहीं है, ये कॉमन सेंस है, परिभाषा है, उसको गणितीय फॉर्म में तो लिखा है, एक समीकरण की उसमें लिख दिया, तो वो तो आप लिख सकते हो, आप ही ने लिखी है, मैंने थोड़ी लिखी है, बस आपने बताया, मैंने वैसे के वैसे लिख दी, यही तो है।
यही तो फर्क पड़ेगा। अब आप देखो, इस छोटे से कॉन्सेप्ट पर इतना लॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है, तो भैया जब हम पूरे क्या कहते हैं जेई के सिलेबस की बात करेंगे तो उस केस में क्या क्या बनेगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आगे गणित में। तो ध्यान रखना है, गणित जो है वो फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है। ध्यान रखो, फॉर्मूले यानी सूत्र पर यदि आपने अब तक गणित सीखी है तो आईआईटी करना बहुत मुश्किल है। कुछ नया करेंगे, ठीक है, यही नया। अब आपको समझ में आ गया, अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, तो आपको ये दिख गया कि हाँ ऐसे किया सकता है। अब आपसे मैं कह रहा हूं कि क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? क्या ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन यानी हल जो हमने लिखा है वो सही है और खत्म हो गया? अब आप कहोगे कि हाँ हो गया सर, बिल्कुल नहीं। अब देखो, यही तो जेई है। जेई का मतलब समझ रहे हैं ना, आईआईटी का एग्जाम यही है मेरे बच्चे। यहाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर खेला जाता है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हमें दिमाग में ध्यान रखना पड़ता है। यही जेई है और इसी जेई को हमें सीखना है, हिंदी इंग्लिश से नहीं है हमारी। देखो ये ध्यान रखना, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, हमारी टक्कर, हमारी जो हाँ क्या कहते हैं, हमारा कंपटीशन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से नहीं है। हमारा कंपटीशन क्या है भैया? हमारा कंपटीशन दिमाग से है, किसका दिमाग चलता है और किसका नहीं चलता है। और मैं आपको समझा चुका हूँ, हिंदी वालों का दिमाग ज़्यादा चलता है। चलता है नहीं चलता है, ये तो मानते हो ना? कैसे? माहौल तो क्योंकि हमारे आसपास का पूरा हिंदी में है, और हिंदी में है तो हिंदी, और हिंदुस्तान में जन्मे लाला, तो हिंदी के बिना तो माहौल बनने की कोई संभावना ही नहीं है। तो ध्यान रखना है, हिंदी इंग्लिश से कोई भी कंपटीशन हमारा नहीं है। हम हिंदी मीडियम के तो कभी कोई कंपटीशन हमारा किसी इंग्लिश मीडियम वाले से नहीं है। हमारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ किससे है? हमारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ दिमाग से है। हाँ, तो अब मैंने पूछा कि क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? देखिएगा, बड़ा मजेदार है मेरे बच्चे। जब मैंने आपसे कहा कि ये एक अभाज्य संख्या है, मैंने आपसे कहा कि अभाज्य संख्या दो प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या जो एक प्राकृत संख्या होती है, तो मैंने आपसे ये नहीं कहा कि ये दो प्राकृत संख्याओं का गुणन होती है। ठीक, ये एम जो है कि भाई एन यदि है, आप खुद देखो ना, मेरी इस उदाहरण को समझिएगा, बड़ा आसान, कि 3 एक अभाज्य संख्या है और इसके गुणज यदि हम बात करें तो 1 और 3 आ गए। लेकिन अब मैं क्वेश्चन बदलता हूं, क्वेश्चन ये करता हूं, क्वेश्चन क्या करता हूं कि भैया आप मुझे बताओ कि 1 गुना 3 क्या ये अभाज्य संख्या है? आप कहोगे क्या पूछ रहे हैं, पागल हो गया रे? हाँ जी, पागल हो गए हैं। पागलों ने तो दुनिया पागल रखी है भैया। देखो क्या हो गया कि यहां पर ये 3 है, हाँ जी ये 3 है। अब मैं आपसे कहूं कि चलिए आप मुझे बताओ क्या -1 गुना -3 ये एक अभाज्य संख्या है? हाँ, अब पकड़ लिया आपने, बिल्कुल सही कि हाँ सर -1 गुना -3 भी तो अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका गुणनफल भी तो 3 है। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये भी एक अभाज्य संख्या है। क्या निकल के आया? क्या समझे आप? बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हिंदी इंग्लिश कुछ मैटर नहीं करता है, मैटर सिर्फ क्या करता है कि हमारा ये चल रहा है नहीं चल रहा है, ऊपर वाला माला अब चल रहा है आपका। आप कहते हैं सर अब आपने यहाँ पर एक घपला किया हुआ है। क्या घपला किया हुआ है? कि सर आपको अब यहाँ पर एक और केस लेना पड़ेगा। क्या? कि इसको ले लें -1 और इसको ले लें -p, और ये तो फिर एक और केस, इसको लिया -p, इसको लिया -1। जी हाँ, ये संभावनाएं भी यहाँ पर हैं। तो क्या करेंगे कि हमने x² + x + 1 को मेरे बच्चे -1 ले लिया। अब x² + x + 1 यदि -1 है तो यहां से जो x की वैल्यू आए उस वैल्यू के लिए ये जनाब यदि -p बन जाए, यानी एक अभाज्य संख्या का ऋणात्मक बन जाए, नेगेटिव बन जाए, तो भी तो काम बन जाएगा ना कि भाई एक को -1 और दूसरा -3 आ जाए, हो जाएगा हमारा काम। तो यहां पर आप देखते हैं कि x² + x + 1 यदि -1 है तो फिर हमारे पास यहां पर एक द्विघात समीकरण बन रही है, x² + x + 2 = 0 बन रहा है। जी हाँ, एक द्विघात समीकरण बन गई, x² + x + 2 = 0। अब यदि x² + x + 2 = 0 बन गया तो आप सबको दिख रहा है कि इस द्विघात समीकरण का तो d < 0 है। नहीं, इसका d क्या है? ऋणात्मक है, और इसका d यदि ऋणात्मक है तो फिर क्लियर है इसके मूल कैसे होंगे? अवास्तविक काल्पनिक मूल होंगे नहीं होंगे? तो इसका मतलब क्लियर है कि यहां से तो हमें दिख रहा है काल्पनिक मूल हैं, और मेरे बच्चे यदि इसके मूल काल्पनिक हैं तो खेल खत्म।
हमें तो x कैसा चाहिए, हमें तो x इंटीजर चाहिए, हमें तो पूर्णांक मान चाहिए। यहाँ तो पूर्णांक छोड़ वास्तविक मान भी नहीं आ रहा, यहाँ तो क्या आ रहा है, काल्पनिक मूल आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाला केस हमारे काम का नहीं है, यहां से कोई x हमें हमारे काम का नहीं मिल रहा। ऐसे ही जो चौथी पॉसिबिलिटी है ना मेरे लाल, कौन सी, कि जब हमने इसको -1 और इसको -p के लिए डील किया, तो ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, इसको -p और इसको -1 लेके काम करेंगे। तो लीजिए x² - x + 1 जो छोटा भाई है ना, उसे -1 ले लेते हैं। इसे -1 लिया तो भी जो द्विघात समीकरण बनी उसके हमारे पास d <0 होने की वजह से, यानी d के ऋणात्मक होने की वजह से यहाँ भी इसके मूल भी कैसे आ गए, काल्पनिक आ गए। यानी यहां पर भी हमारे ये किसी काम का नहीं है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? जी हाँ, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या जैसे एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर भी ठीक ठाक से क्वेश्चन बन सकते हैं। और यही तो जेई है, यही डिफरेंस है बोर्ड तक की आपकी, यानी 12वीं तक की आपकी पढ़ाई में गणित में, और जो जेई की यहाँ पढ़ाई है उसमें बहुत ज़बरदस्त डिफरेंस है कि वहाँ तो आपको क्या है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना ही नहीं होता है। बस हमारे सूत्र पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए, हमारा काम बन जाता है। किताब के पीछे जो क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, और फॉर्मेट भी हमें पता है कि हर साल ये भी, हाँ, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन इसमें से आएगा, दूसरा 3 से लेके 5 तक इसमें से आएंगे, ये सब पता है। यहाँ कुछ पता नहीं है, सब अनजान है, सब ब्लैंक है, बिल्कुल साफ है। और सबसे बड़ी बात जो है वो क्वेश्चन जो बनते हैं, विशेषकर आईआईटी एडवांस की यदि हम बात करें तो वहां ऐसी छोटी छोटी चीजों पर बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन बन रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। और ये समझ में आ गया तो अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाए ऐसा आपको खुद से करने के लिए, ऐसा कैसा एक क्वेश्चन आपके, हाँ, प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं। और क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, कि वापस हमें x निकालना है जहां x एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और अब उसमें फिर मैंने क्या बोला, वही कि जहां पर क्या होगा, जिसके लिए, जबकि आपको क्या दिया हुआ है, जबकि x⁴ - 3x² + 9 जो है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। वैसा ही क्वेश्चन है, मैंने बस ये जो है ये एक्सप्रेशन, ये व्यंजक बदल दिया है, और ये व्यंजक बदल दिया है। बस अब आपको क्या है कि ये जो व्यंजक है x के जिन पूर्णांक मानों के लिए अभाज्य संख्या है, हमें x के वही पूर्णांक मान निकालने हैं, बताने हैं। एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ये है, बस आप वही है जो हमने डिस्कस किया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब आती है बात, आपको इतना तो समझ में आ गया कि सर अब हमें चीजें समझ में आ गई। समझ में आ गई तो रोको ना, वीडियो निकालो ना, आंसर माहौल बनाओ माहौल बिल्कुल निकाल के। हाँ, सही गलत का तो हमें, हाँ, क्या कहा, हमको क्या सिखाया, सही गलत से परवाह नहीं करनी है। ठीक है, चलिए जी, क्या करेंगे कि सर इसको हम 2 गुणज की फॉर्म में लिख देंगे, यानी इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो लीजिए इस व्यंजक के 2 फैक्टर्स लिख देते हैं। कौन कौन से, अब आपको दिख रहा होगा मेरे बच्चे यहाँ पे क्या करना है, समझिएगा। वही जो आपको सिखाया था कि इसके फैक्टर्स कैसे करने हैं, कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए a² है और ये हमारे लिए b² है। ठीक है, अब इस a² + b² का साथ ही इनको दे दिया जाए, कौन सा, या तो +2ab या -2ab। +2ab इसके बगल में रख दें तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, उस केस में आप सबको पता है कि ये a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यदि इसके बगल में -2ab रखा तो a - b का होल स्क्वायर, +2ab रखा तो a + b का होल स्क्वायर। तो रख के देख लो, आपको पता नहीं है कि भाई प्लस रखना माइनस रखना है, दोनों रख के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोनों कैसे रखते हैं, चलिए एक बार मैं इसके बगल में, क्योंकि आपको ये फीलिंग आती है कि भैया यहाँ -3x² तो है ही सही, यदि -6x² हो जाता, क्योंकि a² यदि x4 है तो a का वैल्यू कितना है, x², b² यदि 9 है तो b का वैल्यू कितना है, 3 है। तो इसका मतलब a कितना है, x², b कितना है, 3, तो फिर 2ab कितना होगा, 6x²। यहां -3x² है, इसे -6x² बना देते हैं। अब इसे -6x² बनाने के लिए हमने क्या किया, यहां -3 था, -6 बना दिया, तो इसका मतलब हमने यहां पे -3x² इसको और दिया। जो और दिया है वो ले भी लें इससे, यानी बैलेंस कर दें। कैसे कि -3x² लिखा था तो बगल में +3x² लिखते थे।
अब समझ में आ रहा है कि इससे तो हमारा काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह हो गया, फैक्टराइज नहीं होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो फैक्टराइज हो जाता। तो चलिए जी, इसका मतलब ये नहीं करना है, तो फिर क्या करना है? तो भैया यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्स पावर 4 और इसे माइनस की जगह क्या बनाए, प्लस में। कितना? 2ab। कितना है 2ab? 6x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, और बगल में क्या लिखना पड़ेगा भैया? -3 था, +6 बना दिया है। -3 को +6 बनाया तो इस +6 को वापस बनाना तो -3 है, तो +6 को -3 बनाने का क्या तरीका है? -9 लीजिए, -9x स्क्वायर। क्या बन गया मेरे बच्चे? ये अब आपको समझ में आ गया कि सर ये बन गया x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, -9x स्क्वायर क्या बन गया? 3x का स्क्वायर बन गया। बस खेल खत्म। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गए दो फैक्टर्स। कौन कौन से दो फैक्टर्स हो गए बता दो? कि फैक्टर्स हो गए एक्स स्क्वायर प्लस, बताओ, 3x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। लीजिए, ये आगे दो फैक्टर्स, दो गुना जागे। अब क्या करना है? बहुत अब हम सीख चुके हैं। अब सर के साथ 4 केस बनेंगे। कौन कौन से 4 केस बनेंगे? एक बार इसको 1, इसको p, फिर एक बार इसको -1, इसको -p, होगा नहीं होगा? फिर कि एक बार इसको p और इसको 1, और इसको -p और इसको -1। शुरू हो जाओ, निकाल दो आंसर। सब सीख गए हो आप लोग, फटाफट से आंसर निकाल के दिखाओ क्या आता है। देखो, निकाल दो आंसर। करें चेक कितने लोगों ने निकाल दिया। अब मैं समझता हूं कि सभी ने निकाल दिया। कुछ नहीं, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो। और अब आपको जब सारा का सारा मसाला मिल गया है, तो अब सब्जी खिचड़ी जो भी बनानी वो तो बना ही दोगे आप। बताओ क्या आएगा? कि चलिए कि सर केस 1 कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, हमने 1 ले लिया। क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण। इसके फैक्टर्स तो आपने कर ही दिए होंगे। कौन कौन से? x प्लस 1, x प्लस 2 बराबर 0। x के दो पूर्णांक मान आ गए, -1 और -2। कौन कौन से काम के हैं, कौन कौन से नहीं है, चेक कर सकते हैं। तो बताइए, चेक कीजिए। x को जब हम यहाँ -1 रखेंगे मेरे बच्चे, तो ये -1 का स्क्वायर 1 बन गया। ये आपके पास +3 और +7, यानी x इक्वल्स टू -1 पर जो बगल वाला भाई है ना, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, ये क्या बन जाएगा? ये 7 बन जाएगा। बनेगा? इसी तरह से अब यदि -2 की बात की जाए, तो -2 पर क्या हो रहा है? -2 पे रख के देख लेते हैं। 4, 6 आपके पास कुल मिला के हो गया 10, 3, 13, तो कितना आ गया? 13। देखो, -1 पर भी बगल वाला एक अभाज्य संख्या है, -2 पर भी बगल वाला एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों x के पूर्णांक मान हमारे काम के हैं। ठीक है, ऐसे ही बगल वाले में अब क्या करेंगे? इसको 1 देंगे, इसको p देंगे, तब भी आपके पास दो वैल्यूज आएंगी। और यहां से जो वैल्यू आएगी ना, दूसरा केस कौन सा? कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 को हम 1 लेंगे, तो यहां से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 1 और 2, और 1 और 2 के लिए ये भी जो है बगल वाला वही 7 और 13 बन जाएगा, यानी वो अभाज्य संख्या बन जाएगी, यानी ये भी हमारे काम के होंगे। और -1 वालों के लिए आओगे तो हाँ, -1 वालों के लिए वापस यहाँ पर जो d मिलेगा, जो डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा, वो लेस देन 0 होगा, ऋणात्मक होगा, तो मूल कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक हो जाएंगे। तो ये है मेरे बच्चे, हमें समझ में आ गया कि यहाँ से फिर हमारे पास 4 वैल्यू आ गई। एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर जेईई में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, आज भी कहा, हमारा जो कंपटीशन है वो किसी इंग्लिश मीडियम वाले से नहीं है। हमारा कंपटीशन किससे है? जिसका दिमाग चलता है। और दिमाग तो हमारा भी चलता है, कम थोड़ी है हमारा दिमाग। कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थोड़ी है हमारे अंदर, नहीं है ना। हमारा ऊपर का माला बिल्कुल सही सलामत है, और जब बिल्कुल ऊपर का माला सही सलामत है तो हमारा कंपटीशन तो उसी से है जिसका ऊपर का माला ठीक है। ठीक है ना? तो चलिए, जीतेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम में बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो टीम आपके सामने है, जो आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाने वाली है इस E2 इंडिया के हिंदी चैनल पर, जबरदस्त है। चलिए, ऑल द बेस्ट बच्चे, ध्यान रखें और अपने दिल दिमाग से हिंदी वाला इंफीरियर कॉम्प्लेक्स जो आपने पैदा किया हुआ है, जो पाला हुआ है, उसे बिंदास निकाल दो।
आपके सामने जो खड़े हैं वो खुद हिंदी मीडियम से पढ़कर आगे बढ़े हुए हैं, तो आप क्यों नहीं बढ़ सकते? बढ़ेंगे, साथ साथ बढ़ेंगे, चलेंगे बिंदास, देखते हैं कैसे कौन रोकता है। चलिए, ऑल द बेस्ट।